बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी पार्ट 1 में। तो आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम के फंक्शन परफॉर्म करने का क्या तरीक़ाकार है, कैसे वो अपना काम जो है वो करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ शॉर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट इज़ एक्टिव साइट एंड इट्स रीजन, और देन उसमें लॉक एंड की मॉडल, इसी तरह इंड्यूस फिट मॉडल। ये सारी टर्म्स हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। सो लेट डिस्कस अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम में अगर आप देखिए तो सबसे पहले आप एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखिएगा कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये एंजाइम, ये इसका रीजन एक्टिव साइट कहलाता है। बाकी ये सारे अमाइनो एसिड इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं, और इस एंजाइम के साथ ये जिसने इसके ऊपर रिएक्ट करना होता है उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ये आपके पास क्या है? सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट एक ऐसा सबस्टेंस होगा जिसके ऊपर एंजाइम ने आकर एक्ट करना होगा, दैट मीन उसके ऊपर रिएक्शन प्रोसीड करवाना होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज जो है वो सबस्ट्रेट है, मेजर सबस्ट्रेट। इसके साथ ये ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज, आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, फ्रुक्टोज में जाती है, फिर 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट में जाती है, और एंड प्रोडक्ट पे जाकर ये पायरुविक एसिड में जाती है। तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे इसके आपके पास सबस्ट्रेट कहलाएंगे। ठीक है। अब मैकेनिज्म के मुताबिक अगर आप देखें तो पहला स्टेप ये होता है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये कंबाइन होते हैं, और उसके रिजल्ट में बनता है ES कम्प्लेक्स। ES कम्प्लेक्स ये बनता है। ES कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद रिएक्शन होगा, और उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट प्लस एंजाइम ये बन जाएंगे। लेट्स सी कि ये आपके पास एंजाइम है, एंजाइम A। यहाँ आपके पास ये है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? ES कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आकर जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर जाएगी। यानी यहाँ आप देखिएगा ये, तो इसे आप कहेंगे ES कम्प्लेक्स। उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड किया जाएगा, और उसके रिजल्ट में एंजाइम आपको एज इट मिल जाएगा, प्लस आपको क्या मिलेगी? प्रोडक्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो उसमें आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये आपकी प्रोडक्ट है। इस एंजाइम को आप दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम इस्तेमाल हुए बगैर बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ भी ये आपको नज़र आ रहा है कि देखें, आपके पास ES कम्प्लेक्स बना, उसके बाद प्रोडक्ट बन गई, एंजाइम आपके पास एज इट रह गया। तो इस एंजाइम को आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो ES कम्प्लेक्स बनना है ये स्पेसिफिक होता है। किस अंदाज में स्पेसिफिक कैसे है? स्पेसिफिक में ये था कि आपके पास बाय नेचर ये स्पेसिफिक होता है, और उसके साथ साथ
शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड शेप ऑफ सबस्ट्रेट। इस लिहाज से ये स्पेसिफिक होता है। इस स्पेसिफिसिटी के साथ ईएस कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी एक्टिव साइट जिस शेप की है वैसे ही उसकी सबस्ट्रेट है, तभी जाकर इसका जो है वो आपके पास ईएस कम्प्लेक्स बन पाया है। अगर ये ना होता, मतलब एक्टिव साइट की शेप कुछ और होती, सबस्ट्रेट कोई और होता, तो कभी भी ईएस कम्प्लेक्स नहीं बनना था। ठीक है, अब देखिए ईएस कम्प्लेक्स बनने का एक तो ये स्पेसिफिसिटी है, दूसरा ईएस कम्प्लेक्स बनने का जो इन्हिसार है वो करता है एक्टिव साइट के ऊपर। ईएस कम्प्लेक्स इसके अंदर एक्टिव साइट का क्या रोल है। ठीक है, तो हम एक्टिव साइट को डिस्कस करते हैं। ये एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब आप देखिए एंजाइम के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन है ये खुद एक, और इसकी ये जो एक्टिव साइट है एक्चुअल में हम कहते हैं कि इट्स अ स्पेसिफिक रीजन वेयर कैटालिटिक एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड। ये एक शॉर्ट और स्मॉल रीजन है जहां पे क्या होगा, कैटालिटिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। अब इस स्मॉल रीजन के ऊपर कुछ स्पेसिफिसिटी है। क्या है? नंबर 1, ओनली फ्यू अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व। कि पूरे एंजाइम में से जितने भी अमाइनो एसिड है, यहाँ एक्टिव साइट के अंदर बहुत थोड़े से अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होंगे जो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा और वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो भी स्पेसिफिक होगी, यानी एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, उसके बाद इनकी सीक्वेंस है वो भी स्पेसिफिक होगी, और नेक्स्ट की इसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज भी होगा। स्पेसिफिक चार्ज इनके इस एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड के ऊपर मौजूद होगा। तो आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, अ चार्ज बेरिंग साइट which contain only few amino acid and they are responsible for catalytic activities. It region will be known as a active site। कि एक छोटा सा रीजन है जहाँ पे क्या है, few amino acids हैं, उनकी खास सीक्वेंस है, उनके ऊपर चार्ज है, और वो रीजन कैटालिटिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है, वो रीजन आपके पास कहलाएगा एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक्टिव साइट को एक जिसे कहते हैं बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट का काम क्या होगा ईएस कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, कि ये बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करेगी, और जैसे रिकॉग्नाइज करेगी उसके बाद उसको बाइंड करवा दिया जाएगा। दूसरी इसकी साइट होती है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट में अगर आप देखें तो इसका बेसिक फंक्शन होगा कि जैसे ही बाइंडिंग साइट बाइंड करवाएगी तो उसके बाइंड करने के फौरन बाद ये क्या करेगी, कैटालिटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी। एक्टिविटी ये फौरन से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सो ईएस कम्प्लेक्स बनने में एक्टिव साइट के इन दोनों रीजन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक ने रिकॉग्नाइज करना है, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो सबस्ट्रेट उधर आकर बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर वो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रही तो कैटालिटिक एक्टिविटीज कहीं भी नहीं होगी। तो यहाँ ये जो ईएस कम्प्लेक्स बन रहा है
तो यहाँ एक्टिव साइड ने इसको रिकॉग्नाइज किया, उसकी जो एक बाइंडिंग साइट है उसने रिकॉग्नाइज करके तो उसको बाइंड करवा दिया। फिर कैटालिटिक साइड जो कि दूसरी साइड, उसने कैटालिटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई, फिर आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, इनके यहाँ पे आप देखिएगा, फर्ज करें कि ये आपके पास एंजाइम है और इस एंजाइम का ये एक रीजन कैटालिटिक साइट है, दूसरा रीजन इसकी बाइंडिंग साइट है। तो अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट आती है, ये सबस्ट्रेट आ रही है, तो इस सबस्ट्रेट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइंडिंग रीजन है उसने रिकॉग्नाइज करना है, फिर इसने कैटालिटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है। सो दैट मीन ES कम्प्लेक्स बनाने में बाइंडिंग साइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा, और उसके रिजल्ट में जब बन जाएगा ES कम्प्लेक्स तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा, आपके पास रिएक्शन होगा और देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, और जो एंजाइम है वो आपको दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म के एक्सप्लेनेशन के लिए चंद एक मॉडल बयान किए गए जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बयान किए हैं। तो उसमें फर्स्ट देखिएगा, हमारे पास मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, एमल फिशर ने ये बयान किया था जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम के बारे में। अब इस मॉडल के मुताबिक क्या है, इस मॉडल के मुताबिक इसने कहा था कि देखें, जैसे आपके पास एक की है, वो एक स्पेसिफिक लॉ को ओपन कर सकती है, इसी तरह आपके पास जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है। अब ये इसकी स्टेटमेंट दो तरह से बयान कर रही है, एक तो नेचर ऑफ रिएक्शन, दूसरा शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड शेप ऑफ सबस्ट्रेट। यानी अगर आप फर्स्ट इसकी स्पेसिफिसिटी देखें, ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, तो इस लिहाज से एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम फैमिली है। अब इन्होंने जितने भी रिएक्शन करवाने हैं ना वो प्रोटीन से रिलेटेड होंगे। इसी तरह लाइपेज, लाइपेजेस एंजाइम को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जितने भी करवाने हैं ना वो लिपिड से रिलेटेड होगा, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स ने काम करना है, लिपिड मेटाबॉलिज्म इन्होंने परफॉर्म करना है। इसी तरह आपके पास और भी बहुत ज़्यादा, लाइक एमाइलेज, एमाइलेज का काम स्टार्च से रिलेटेड है कि इसने इसी का ही मेटाबॉलिज्म करवाना है। तो ये स्पेसिफिसिटी है कि a key can open a specific lock in a same process. A specific enzyme will change to product which is to a specific substrate, कि एक specific substrate को वो प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। इस मॉडल का दूसरा जो पार्ट है वो है कि एक्टिव साइट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट इसका, यानी इसने ये कहा था कि एक्टिव साइट बहुत हार्ड है, टफ है, वो कभी भी अपने आप को माइनर से भी चेंज नहीं लाने देती, थोड़ी बहुत भी चेंज इसमें नहीं आती, एज इट जैसे वो होगा वैसे ही उसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये लॉक एंड की मॉडल था। अब इसके अगेंस्ट एक मॉडल बयान किया गया था, इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल, ये डैनियल कॉस्टलैंड ने पेश किया था। अब इसके मुताबिक ये था कि जो एमल फिशर ने बात की स्पेसिफिसिटी की, उसने कहा कि चलें वो तो करेक्ट है कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं बाय नेचर ऑफ रिएक्शन एंड बाय द शेप ऑफ एक्टिव साइट, स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर
ये इसके बारे में उसने कहा था ये सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल ये था कि एक्टिव साइट इज नॉट हार्ड, एक्टिव साइट इज नॉट हार्ड स्ट्रक्चर, ये हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। इट कैन इंड्यूस इट सेल्फ, अगर इसको थोड़ी बहुत चेंजिंग लानी पड़ती है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए तो ये अपने अंदर वो चेंजिंग्स लेकर आती है। ओके, लॉक एंड की मॉडल के अगेंस्ट एक मॉडल बयान किया गया था, इंड्यूस फिट मॉडल। डैनियल कॉसलैंड ने इसको एक्सप्लेन किया था। इस मॉडल के मुताबिक ये है कि एक्टिव साइट इज नॉट अ हार्ड स्ट्रक्चर। उसने कहा था कि हार्ड नहीं है, ये अपने आप को इंड्यूस कर सकती है या थोड़ी सी आप कह लें कि चेंजिंग्स ये ला सकती है अपनी शेप के अंदर अगर रिएक्शन होना है। लेट्स सी कि आपके पास ये एक एंजाइम है और यहाँ ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड में थोड़ी सी बस चेंजिंग्स है, और वो चेंजिंग्स क्या है कि आप इसकी इस लोब को देखें, ये थोड़ी सी लॉन्ग है एज कंपेयर टू एक्टिव साइड। तो अगर तो आप इसका ES कम्प्लेक्स बनाना चाहें अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल तो ये ES कम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल there is no formation of ES complex, कि ES complex की फॉर्मेशन नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, क्योंकि उसके मुताबिक ये है कि एक्टिव स्ट्रक्चर बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, according to induce fit model, इस मॉडल के मुताबिक यह है कि ES complex will form, ES complex will form, वो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसके मुताबिक ये था कि एक्टिव साइट अपने अंदर चेंजिंग्स लेकर आती है, वो अपने अंदर चेंज ले आएगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस आप अगर देखेंगे तो एक्टिव साइट अपने आप को थोड़ा सा इंड्यूस कर लेगी, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेगी। वो क्या करेगी कि इस लॉब को एज इट उतना ही थोड़ा सा बढ़ा देगी स्ट्रक्चर को, ताकि ES कम्प्लेक्स बन सके और प्रोडक्ट आपके पास आ जाए। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर आएगी, बाइंड कर जाएगी और आपके पास ES कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके पास ES कम्प्लेक्स बन गया। अब इस ES कम्प्लेक्स के बाद क्या होगा, कैटालिटिक एक्टिविटीज, फिर आपके पास प्रोडक्ट और प्लस आपके एंजाइम, वो एज इट सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये मॉडल है, मॉडल ऑफ एंजाइम कि किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेसिफिकली उसकी जो एक्टिव साइट है और उससे रिलेटेड ES कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो डैनियल कॉसलैंड एंड एमल फिशर, डैनियल कॉसलैंड की एक बात सही थी कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं बाय द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड बाय द रिएक्शन, यानी रिएक्शन की जो नेचर है उस लिहाज से। लेकिन डैनियल कॉसलैंड ने जो दूसरी बात की थी कि एक्टिव साइट बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाता, वो उसने सही नहीं कहा था, वो गलत था। इंड्यूस फिट मॉडल में उसकी करेक्शन की गई कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो थोड़ी सी इंड्यूस कर सकती है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, कि अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर सकती है। अब इस टॉपिक के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, नंबर 1,
एक्टिव साइट क्या है और उसके रीजन, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। या सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटालिटिक साइट क्या और बाइंडिंग साइट क्या है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल और इसके साथ साथ व्हाट इज इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म के साथ साथ फैक्टर ऑफ एंजाइम कि कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर काम करते हैं। ओके।